मिट्टी से बने इस गांव में जहां मुश्किल से हरियाली थी, प्यासे कौवे हमेशा पानी की तलाश में उड़ते रहते थे। वहीं एक बूढ़ा किसान अपने बच्चों के साथ उस गांव में रहता था। गरीब किसान के घर के हालात बहुत खराब थे। अक्सर ऐसा होता कि रात को वो और उसके बच्चे भूखे सो जाते। एक दिन किसान के घर खाने को कुछ भी ना था। वो दिल बर्दाश्ता होकर करीबी तालाब पर मछली पकड़ने चला गया। किसान ने अपना पुराना कांटा पानी में डाला और दुआ की कि आज कुछ पकड़ ले ताकि बच्चों को खिला सके। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अचानक कांटे में कुछ भारी महसूस हुआ। खुशी के मारे उसने फौरन कांटा खींच लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कांटे में मछली के बजाय एक पुरानी और जंग आलूद चक्की फंसी हुई थी। किसान को चक्की देखकर बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये चक्की किसी काम आ जाए। वो उसे अपने घर ले आया और साफ कर रहा था। उसमें से रोशनी निकलने लगी और किसान डर गया। फिर एक नरम और मेहरबान आवाज आई, मैं एक जादुई चक्की हूँ, जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मुझे फौरन कहना, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगी। किसान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे डबल रोटी चाहिए। चक्की घूमने लगी और थोड़ी ही देर में गरम और नरम डबल रोटी निकालने लगी। किसान की खुशी की इंतहा न रही। उसने चक्की को रुकने का कहा और वो फौरन रुक गई। किसान की जिंदगी बदल गई। चक्की से खाने पीने की हर चीज मांगता और उसे मिल जाती। उसके बच्चे खुशहाल हो गए और वो खुद भी। जब ये बात गांव के लालची राजा को पता चली तो वो किसान के घर चक्की देखने आ गया और वो जादुई चक्की छीन कर ले गया। लालची राजा को ये मालूम न था कि चक्की को बंद कैसे किया जाता है। उसने चक्की को हुक्म दिया कि नमक बनाओ। चक्की ने फौरन नमक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजा को उसके रुकने का नहीं पता था। यूं चक्की नमक बनाती रही और पूरा गांव नमक से भर गया। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर चक्की को समंदर में फेंक दिया। कहते हैं कि वो चक्की आज भी समंदर की तह में नमक बनाती जा रही है, इसीलिए समंदर का पानी खारा होता है। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी में ये चिड़िया हमें बताती है। एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे के साथ समंदर के करीब एक दरख्त पर घोंसला बनाए रहती थी। वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। शाम को जब चिड़िया दाना चुगने गई तो उसका बच्चा खेलते खेलते घोंसले से गिरकर समंदर में जा गिरा। चिड़िया वापस आई तो अपने घोंसले को खाली पाया। वो बहुत परेशान हुई और बाकी चिड़ियों के पास जाके पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फौरन समंदर के किनारे जा पहुंची, जहाँ पे चिड़िया ने अपने बच्चे को लहरों में बहते देखा। वो रोते हुए समंदर से फरियाद करने लगी, ए समंदर, मैं एक माँ हूँ और मेरा बच्चा तुम्हारी लहरों में गुम हो गया है। अपनी लहरों को हुक्म दो कि मेरे बच्चे को किनारे तक ले आए ताकि मैं उसे अपने घोंसले वापस ले जा सकूं। समंदर ने अपने पानी की गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारी फरियाद से नहीं डरता। मैं चाहूँ तो तुम्हारा घोंसला और तुम्हें बहा सकता हूँ। ये सुनकर चिड़िया ने गुस्से और दुख से कहा, तुम एक बेरहम ताकत हो, लेकिन याद रखो मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चे को किनारे तक ना पहुँचाया तो मैं तुम्हारा सारा पानी पीकर तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर ये सुनकर जोर से हंसा और कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं एक वसी अरीज समंदर। तुम मेरे पानी को कैसे पी सकती हो? ये नामुमकिन है। चिड़िया ने कहा कि माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जो मोहब्बत होती है वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये कहकर चिड़िया ने समंदर का पानी पीना शुरू कर दिया। वो अपनी चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती, फिर चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती। ये सब हालत दूर बैठी चिड़िया भी देख रही थी, लेकिन समंदर की बड़ी लहरों से खौफजदा होकर वो उनकी मदद ना कर सकी। चिड़िया का ये मंजर देखकर समंदर को एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत वाकई बहुत बड़ी ताकत है। उसने अपनी लहरों को हुक्म दिया कि चिड़िया के बच्चे को किनारे तक ले आए। थोड़ी ही देर में चिड़िया का बच्चा जिंदा सलामत किनारे पर आ गया। चिड़िया ने अपने बच्चे को अपने परों में छुपाया और समंदर की तरफ देख के कहा, याद रखो माँ की मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। तुम जितने भी ताकतवर हो, एक माँ के दिल के आगे कुछ भी नहीं हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में वापस आ गई।
माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी रोजी रोटी कमाता था। अली बाबा मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके पास बेशकीमती खजाने से भरे हुए थैले भी थे। डाकुओं का सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने आया और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, चट्टान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और एक गार का रास्ता जाहिर हो गया। डाकू अपने खजाने लेकर गार के अंदर चले गए और कुछ देर के बाद खाली हाथ वापस आ गए। सरदार ने दोबारा कहा, बंद हो जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा ने ये सब हैरत से देखा और दिल में सोचा कि ये गार जरूर खजाने से भरी हुई है। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा दरख्त के पीछे से निकला और गार के पास पहुंचा। उसने वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम, और गार का दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होकर अली बाबा ने देखा कि वहाँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती अशिया के अंबार लगे हुए हैं। अली बाबा ने जल्दी से अपनी बोरी में कुछ खजाना डाला और गार से बाहर आ गया। अली बाबा ने अपने भाई कासिम को भी ये राज बताया। कासिम ज्यादा लालची था, वो भी खजाने के लालच में गार पहुंच गया। लेकिन जब वो अपना लालच काबू ना रख सका और ज्यादा खजाना जमा करने लगा तो वो गार से निकलने में देर कर बैठा, जहां डाकू वापस आ गए और उसे वहीं मार डाला। अली बाबा को जब अपने भाई की मौत की खबर मिली तो वो बहुत अफसोस में मुब्तला हो गया, लेकिन वो समझ गया कि लालच बहुत बुरी बला है। अली बाबा ने एहतियात के साथ खजाने का इस्तेमाल किया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। वहीं दूसरी तरफ डाकू अली बाबा को तलाश करने में नाकाम रहे। उन्होंने कई बार गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, लेकिन अली बाबा हमेशा चालाकी और होशियारी से खुद को छुपाने में कामयाब रहा। डाकुओं को गांव में आता देख अली बाबा ने सारा सोना मटके में छुपा दिया और मटकों को तेल से भर दिया, जिससे डाकुओं को कुछ न मिला और वो वहां से चले गए। यूं अली बाबा ने अपनी दानिशमंदी और ईमानदारी की वजह से न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों की मदद करके गांव में इज्जत भी कमाई। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि ईमानदारी और अक्ल से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। उन्जिला और खिजरा बर्फानी पहाड़ों में एक शानदार महल में रहती थीं। खिजरा ज्यादातर अपना वक्त इग्लू हाउस में गुजारती थी। उसे बर्फ से बने उस छोटे मगर आरामदेह घर में रहना बेहद पसंद था। इसीलिए उन्जिला भी अक्सर इग्लू हाउस में आकर खिजरा के साथ बैठती और दोनों देर तक बातें करती रहती। नरम और गर्म कंबल में लिपटी बर्फानी हवा की सरसराहट सुनते हुए वो बचपन की शरारतों और ख्वाबों में खो जाती थीं। बर्फानी वादी से ऊपर महल की तरफ वो दोनों आ रही थी तो अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी, जिसमें उन्जिला ने खिजरा को उसका एक वाकया सुनाया तो वो हंसने लगी। उन्जिला चूंकि एक स्नो क्वीन थी तो उसे जादू भी आता था। वाकया कुछ यूं याद दिलाया कि बर्फ से ढके उन पहाड़ों के इलाकों में बहुत जोरदार तूफान आया। तूफान को आता देख उस्मान खिजरा और उन्जिला के पास आता है। हाथ पकड़कर कहता है, जल्दी यहाँ से चलो वरना इस तूफान में हम भी फंस जाएंगे, और वो उन्हें वहाँ से ले जाता है। लेकिन खिजरा महल के बजाय इग्लू हाउस जाती है। बर्फानी तूफान ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें खिजरा का इग्लू हाउस भी था। वो भी तूफान के बाइस बर्फ में दब गया और वो अंदर फंस गई। तूफान से ढके इग्लू हाउस में फंसी हुई खिजरा किसी मदद का इंतजार कर रही थी, मगर कोई ना आया। जब ये बात उन्जिला को पता चली तो वो खिजरा को देखने बाहर आ गईं, लेकिन हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कहीं पर भी इग्लू का कोई निशान न था। उन्जिला ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके बर्फ को हटाया और इग्लू हाउस ढूंढ निकाला, जहाँ खिजरा बिल्कुल महफूज थी और उन्जिला का शुक्रिया अदा कर रही थी।
बचपन की यादें ताज़ा करते हुए वो वादी से इग्लू हाउस वापस आ गईं और वहाँ पे बैठ के गर्म चाय का मजा लिया और मजीद बातें की। यूं उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई। बर्फ से ढके दरख्त, ठंडी यख हवाएं और दूर पहाड़ों से आती मध्यम रोशनी उनके कहकहों में एक सहर सा बिखेर रही थी। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे दरमियान नहीं आ सकती। दोस्ती और मदद का जज्बा हर मुश्किल को आसान बना सकता है। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी में ये चिड़िया हमें बताती है। एक दफा का जिक्र है कि एक चिड़िया अपने नन्हे से बच्चे के साथ समंदर के करीब एक दरख्त पर घोंसला बनाए रहती थी। वो अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी। शाम को जब चिड़िया दाना चुगने गई तो उसका बच्चा खेलते खेलते घोंसले से गिरकर समंदर में जा गिरा। चिड़िया वापस आई तो अपने घोंसले को खाली पाया। वो बहुत परेशान हुई और बाकी चिड़ियों के पास जाके पूछा कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद फौरन समंदर के किनारे जा पहुंची, जहां पे चिड़िया ने अपने बच्चे को लहरों में बहते देखा। वो रोते हुए समंदर से फरियाद करने लगी, ए समंदर, मैं एक माँ हूँ और मेरा बच्चा तुम्हारी लहरों में गुम हो गया है। अपनी लहरों को हुक्म दो कि मेरे बच्चे को किनारे तक ले आए ताकि मैं उसे अपने घोंसले वापस ले जा सकूं। समंदर ने अपने पानी की गरजदार आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हारी फरियाद से नहीं डरता। मैं चाहूँ तो तुम्हारा घोंसला और तुम्हें बहा सकता हूँ। ये सुनकर चिड़िया ने गुस्से और दुख से कहा, तुम एक बेरहम ताकत हो, लेकिन याद रखो मैं भी एक माँ हूँ। अगर तुमने मेरे बच्चे को किनारे तक ना पहुँचाया तो मैं तुम्हारा सारा पानी पीकर तुम्हें रेगिस्तान बना दूंगी। समंदर ये सुनकर जोर से हंसा और कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं एक वसी अरीज समंदर। तुम मेरे पानी को कैसे पी सकती हो? ये नामुमकिन है। चिड़िया ने कहा कि माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जो मोहब्बत होती है वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये कहकर चिड़िया ने समंदर का पानी पीना शुरू कर दिया। वो अपनी चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती, फिर चोंच भर भर के पानी पीती और फिर दोबारा कोशिश करती। ये सब हालत दूर बैठी चिड़िया भी देख रही थी, लेकिन समंदर की बड़ी लहरों से खौफजदा होकर वो उनकी मदद ना कर सकी। चिड़िया का ये मंजर देखकर समंदर को एहसास हुआ कि माँ की मोहब्बत वाकई बहुत बड़ी ताकत है। उसने अपनी लहरों को हुक्म दिया कि चिड़िया के बच्चे को किनारे तक ले आए। थोड़ी ही देर में चिड़िया का बच्चा जिंदा सलामत किनारे पर आ गया। चिड़िया ने अपने बच्चे को अपने परों में छुपाया और समंदर की तरफ देख के कहा, याद रखो माँ की मोहब्बत कभी शिकस्त नहीं खाती। तुम जितने भी ताकतवर हो, एक माँ के दिल के आगे कुछ भी नहीं हो। ये कहकर चिड़िया अपने बच्चे को लेकर अपने घोंसले में वापस आ गई। माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। 5 साल की ज़ारा अपने नाना और नानी के साथ गांव में रहती थी। गांव की खूबसूरती उसके दिल को भा जाती थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, ज़ारा खुशी खुशी अपने नाना के साथ खेतों का चक्कर लगाने जाती। वो गंदम की खेतों में दौड़ती, परिंदों का पीछा करती और कभी कभार नदी के किनारे बैठकर पानी में हाथ डालती। ज़ारा के नाना के पास कई जानवर भी थे। एक भूरे रंग की गाय, सफ़ेद बकरी और एक चंचल सा काला कुत्ता जिसका नाम मूटो था। ज़ारा को मूटो के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर मूटो के कान पकड़कर कहती, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। नानी ज़ारा के लिए ताज़ा दूध से मक्खन और गुड़ से मीठे पराठे बनाती और ज़ारा खुश होकर खाती। शाम को वो नानी के साथ गांव की खवातीन के साथ बैठकर कहानियाँ सुनती, जहाँ नानी पुराने वक्तों की बातें सुनाया करती थी। ज़ारा का दिल शहर की गलियों से ज़्यादा गाँव की खेतों और जानवरों में लगता था। वो सोचती थी, ये गाँव ही मेरी दुनिया है जहाँ सब कुछ जादुई है। ये एक खूबसूरत दिन था। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। डकी अपने घर के बागीचे में बैठा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। उसे अपने दोस्त मिकी का फोन आया। मिकी ने पुरजोश लहजे में पूछा, डकी क्या तुम तैयार हो? डकी ने हैरानी से जवाब दिया, किस चीज के लिए? मिकी ने कहा, एक खजाने की तलाश के लिए। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जो एक छुपे हुए खजाने की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही डकी का जोश बढ़ गया। वो फौरन तैयार हो गया और अपने दोस्त गिफी के साथ मिकी से मिलने रवाना हो गया। जब सब दोस्त मिल गए तो मिकी ने नक्शा खोला। नक्शे पर वो समझाने लगा, जहाँ एक झील,
जंगल और पहाड़ दिखाया। मिकी ने कहा कि खजाना इस पहाड़ के करीब दफन है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों ने मिलकर सफर शुरू किया। झील पर पहुंचने के बाद उन्हें कश्ती की जरूरत पड़ी, लेकिन कश्ती का मालिक छुट्टी पर था। डकी ने चालाकी से एक पुरानी कश्ती ठीक की और सबको नदी के पार ले गया। नक्शे के मुताबिक नदी के पार एक जंगल आया, जहां बड़े बंदर मौजूद थे और वो बहुत शरारती थे। एक बंदर ने नक्शा छीन लिया। डकी ने बड़ी होशियारी से बंदर से नक्शा वापस ले लिया। जंगल में आगे उन्होंने देखा कि एक शेरनी दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। शेरनी से डरते हुए वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि आगे उन्होंने देखा एक चूहा जो कि एक बहुत बड़े शेर को किड्डी किंगडम की कहानियां सुना के हंसा रहा था। नक्शे के मुताबिक वो जंगल से निकलते ही एक पहाड़ के करीब पहुंचे, जहां बहुत तेज हवा चल रही थी। डकी ने हिम्मत नहीं हारी और सबको हौसला देते हुए पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्होंने देखा कि वहां पर भी कुछ जानवर थे, जिनमें हाथी और 2 हिरन भी थे जो आपस में बात कर रहे थे। उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। आखिरकार वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां नक्शे के मुताबिक खजाना दफन था। उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की और जल्द ही एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और एक नोट मिला। नोट पे लिखा था, जो लोग मेहनत और दोस्ती की कदर करते हैं उनके लिए ये इनाम है। डकी, मिकी और गिफी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फैसला किया कि ये खजाना सब दोस्तों में बांट देंगे और बाकी रकम से एक तफरीही पार्क बनाएंगे जहां सब बच्चे आकर खेलेंगे। तफरीही पार्क बनाने का फैसला करने के बाद डिकी, मिकी और गिफी ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मजदूरों को बुलाया, बेहतरीन सामान खरीदा और दिल और जान से पार्क को डिजाइन किया। पार्क को रंग बिरंगे झूलों, स्लाइड्स, घूमने वाले झूले, गाड़ियां और रंग बिरंगी ट्रेन की सवारी से सजाया गया। कुछ ही दिनों में इफ्तिताह का शानदार दिन आया और चारों तरफ से बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्क में जमा हो गए। डकी, मिकी और गिफी ने फखर के साथ पार्क के दाखिली दरवाजे के सामने खड़े हो गए। डकी ने सुनहरी कैंची थाम रखी थी और सुर्ख रिबन काटते हुए पार्क का इफ्तिताह किया। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद हो गए, आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़े गए, पार्क में हर तरफ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तो वहीं डिफी ने भी बच्चों का दिल मोलने के लिए अपनी मजाहिया हरकतें की। शाम को पार्क जगमगाती रोशनियों के साथ चमक रहा था। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई और खूब मजा किया। डकी, मिकी और डिफी का ये दिन हंसी, खुशी और मजीद सफर के वादों के साथ खत्म हुआ। मिट्टी से बने इस गांव में जहां मुश्किल से हरियाली थी, प्यासे कौवे हमेशा पानी की तलाश में उड़ते रहते थे। वहीं एक बूढ़ा किसान अपने बच्चों के साथ उस गांव में रहता था। गरीब किसान के घर के हालात बहुत खराब थे। अक्सर ऐसा होता कि रात को वो और उसके बच्चे भूखे सो जाते। एक दिन किसान के घर खाने को कुछ भी ना था। वो दिल बर्दाश्ता होकर करीबी तालाब पर मछली पकड़ने चला गया। किसान ने अपना पुराना कांटा पानी में डाला और दुआ की कि आज कुछ पकड़ ले ताकि बच्चों को खिला सके। काफी देर तक इंतजार करने के बाद अचानक कांटे में कुछ भारी महसूस हुआ। खुशी के मारे उसने फौरन कांटा खींच लिया, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कांटे में मछली के बजाय एक पुरानी और जंग आलूद चक्की फंसी हुई थी। किसान को चक्की देखकर बहुत मायूसी हुई, लेकिन उसने सोचा कि शायद ये चक्की किसी काम आ जाए। वो उसे अपने घर ले आया और साफ कर रहा था। उसमें से रोशनी निकलने लगी और किसान डर गया। फिर एक नरम और मेहरबान आवाज आई, मैं एक जादुई चक्की हूँ, जो चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो मुझे फौरन कहना, रुक जाओ, तो मैं रुक जाऊंगी। किसान को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे डबल रोटी चाहिए। चक्की घूमने लगी और थोड़ी ही देर में गरम और नरम डबल रोटी निकालने लगी। किसान की खुशी की इंतहा न रही। उसने चक्की को रुकने का कहा और वो फौरन रुक गई। किसान की जिंदगी बदल गई। चक्की से खाने पीने की हर चीज मांगता और उसे मिल जाती। उसके बच्चे खुशहाल हो गए और वो खुद भी। जब ये बात गांव के लालची राजा को पता चली तो वो किसान के घर चक्की देखने आ गया और वो जादुई चक्की छीन कर ले गया। लालची राजा को ये मालूम न था कि चक्की को बंद कैसे किया जाता है। उसने चक्की को हुक्म दिया कि नमक बनाओ। चक्की ने फौरन नमक बनाना शुरू कर दिया, लेकिन राजा को उसके रुकने का नहीं पता था। यूं चक्की नमक बनाती रही और पूरा गांव नमक से भर गया। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर चक्की को समंदर में फेंक दिया। कहते हैं कि वो चक्की आज भी समंदर की तह में नमक बनाती जा रही है, इसीलिए समंदर का पानी खारा होता है।
स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन ऐलान किया कि तमाम बच्चे सफारी पार्क की सैर को जाएंगे। सब बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अगले दिन सुबह सवेरे हम स्कूल के सामने जमा हुए। वहाँ एक बड़ी ट्रेन हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब ने खुशी खुशी ट्रेन में बैठकर छुक छुक की आवाज़ के साथ सफ़र शुरू किया। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे थे। सरसब्ज खेत, ऊंचे पहाड़ और परिंदे हम सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। बच्चों ने रास्ते भर गाने गाए, चिप्स खाए और हंसी मजाक किया। तकरीबन 2 घंटे के बाद ट्रेन एक बहुत बड़े सफारी पार्क के करीब रुकी। हमने वहां उतरकर टिकट खरीदी और अंदर दाखिल हुए। सफारी पार्क में सबसे पहले हमें कुछ पुराने जानवरों की नुमाइश दिखाई गई। वहां डायनासोर के बड़े बड़े मुजस्समे थे जो इतने हकीकी लग रहे थे कि कुछ बच्चे डर भी गए। लेकिन जब सर ने हमें समझाया कि ये मसनूई हैं, तब हम सब हंसने लगे। हमने जीप पर बैठकर सफारी पार्क का पूरा चक्कर लगाया। वहाँ शेर, हाथी, जिराफा और रंग बिरंगे परिंदे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब हम डायनासोर के एक सेक्शन में पहुँचे। एक जगह बहुत बड़ा टी-रेक्स खड़ा था जिसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था और वो धार रहा था। उसके करीब जाना यानी वाकई बहुत मज़ेदार था। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो हम एक खुली जगह पर बैठ गए जहां हमारे असातिज़ा ने खाने के लिए सामान निकाला। बिरयानी, जूस और फ्रूट सब ने मिलकर खाए। खाने के बाद कुछ बच्चों ने झूला झूला, कुछ ने फुटबॉल खेला और कुछ ने तस्वीर खींची। ट्रेन में वापसी का सफ़र भी बहुत दिलचस्प था। हम सब थके हुए थे लेकिन खुशी से भरे हुए थे। स्कूल पहुंचकर जब हम अपने वालिदैन के साथ घर वापस जा रहे थे तो उनको सारी कहानी सुनाई। ये दिन हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि हमने ना सिर्फ मज़े किए बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। 5 साल की ज़ारा अपने नाना और नानी के साथ गांव में रहती थी। गांव की खूबसूरती उसके दिल को भा जाती थी। हर सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ती, ज़ारा खुशी खुशी अपने नाना के साथ खेतों का चक्कर लगाने जाती। वो गंदम की खेतों में दौड़ती, परिंदों का पीछा करती और कभी कभार नदी के किनारे बैठकर पानी में हाथ डालती। ज़ारा के नाना के पास कई जानवर भी थे। एक भूरे रंग की गाय, सफ़ेद बकरी और एक चंचल सा काला कुत्ता जिसका नाम मूटो था। ज़ारा को मूटो के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर मूटो के कान पकड़कर कहती, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त हो। नानी ज़ारा के लिए ताज़ा दूध से मक्खन और गुड़ से मीठे पराठे बनाती और ज़ारा खुश होकर खाती। शाम को वो नानी के साथ गांव की खवातीन के साथ बैठकर कहानियाँ सुनती, जहाँ नानी पुराने वक्तों की बातें सुनाया करती थी। ज़ारा का दिल शहर की गलियों से ज़्यादा गांव की खेतों और जानवरों में लगता था। वो सोचती थी, ये गांव ही मेरी दुनिया है जहाँ सब कुछ जादुई है। ये कहानी है उस्मान की जो शहर में रहता था। उसे जानवरों से बहुत मोहब्बत थी। एक दिन उस्मान ने फैसला किया कि वो जंगल की सैर के लिए जाएगा। अगले दिन उस्मान जंगल की तरफ रवाना हुआ। वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया। हर तरफ दरख्त, फूल और परिंदे थे। वो जंगल की खूबसूरती देखता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक नन्हे शेर के बच्चे पर पड़ी जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। उस्मान ने धीरे से झाड़ियों को हटाया और शेर के बच्चे को आज़ाद किया। शेर के बच्चे ने उस्मान की तरफ प्यार से देखा। उस्मान ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। शेर का बच्चा खुशी से दुम हिलाने लगा। फिर वो उस्मान के साथ जंगल में घूमने लगा। उस्मान ने देखा कि जंगल में हर किस्म के जानवर थे। दोनों ने मिलकर खूब मज़े किए। बाकी जानवरों के साथ मिले, जंगल में जमकर खेला और पहाड़ी पर जाके पूरे जंगल का नज़ारा देखा। जब शाम हुई तो उस्मान ने शेर के बच्चे को गले लगाया और कहा, मैं कल फिर आऊँगा। उस्मान दिल में जंगल और अपने नए दोस्त की यादें लेकर शहर वापस आ गया। उस दिन के बाद उस्मान अक्सर जंगल जाता और अपने दोस्त के साथ खूबसूरत वक्त गुजारता। यूं उस्मान ने सीखा कि फितरत और जानवरों के साथ दोस्ती जिंदगी का एक हसीन तोहफा है। जंगल की यादें जल्दी भूल न जाए, इसलिए उसने शेर के बच्चे की तस्वीर बनाई और अपने कमरे में लगा दी। तेज दौड़ने वाला खरगोश और आहिस्ता चलने वाला कछुआ एक दिन जंगल में बैठ के बातें कर रहे थे। अपने तेज दौड़ने पर खरगोश ने कछुए को छेड़ते हुए कहा कि तुम इतना आहिस्ता चलते हो कि तुम्हें तो पांडा भी रेस में हरा सकता है। कछुआ जो कि बहुत साबिर और मेहनती था, उसने कहा कि चलो क्यों ना आज खरगोश को दौड़ का चैलेंज दे दूं। कछुए ने कहा कि अगर तुम इतने तेज हो तो आओ एक दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है।
दोनों ने दौड़ का फैसला किया और एक रास्ता मुंतखब किया जिसका इंतखाब एक दरख्त के करीब था। खरगोश ने फौरन दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपने आहिस्ता कदमों से चलते हुए उसके पीछे आ रहा था। खरगोश बहुत जल्द ही कछुए से बहुत आगे निकल गया और सोचा कि अब तो मैं इतनी दूर जा चुका हूँ, कछुआ तो आते आते थक जाएगा, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। और फिर वो एक दरख्त के नीचे सो गया। कछुआ मुसलसल अपने आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता रहा और तब तक वो खरगोश के पास पहुंचा जहां वो सो रहा था। उसको सोते हुए देख के वो वहां से निकल गया। जब खरगोश बेदार हुआ तो उसने देखा कि कछुआ बहुत करीब पहुंच चुका था फिनिशिंग लाइन से। खरगोश ने फौरन दौड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक कछुआ लाइन के बहुत करीब पहुंच चुका था और आखिरकार वो दौड़ जीत गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मुस्तकिल मेहनत और सब्र से बड़ी मुश्किल को भी आसान बनाया जा सकता है। चाहे आप आहिस्ता चलें, लेकिन अगर आप हिम्मत ना हारें और मुस्तकिल रहें तो हमेशा जीत आपकी हो सकती है। आज बात करते हैं सोना स्कूल की मिस बेनिश की, जो एक ऐसी टीचर हैं सबके दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक रोशनी का चिराग है। मिस बेनिश के पढ़ाने का अंदाज इतना बेहतरीन है कि सभी बच्चे उनकी क्लास का इंतज़ार करते हैं। मिस बेनिश की क्लास शुरू होते ही वो हमें एक ऐसी कहानी सुनाती हैं या कोई ऐसी मिसाल देती हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। उनके पढ़ाने का तरीका इतना आसान और समझने लायक होता है कि मुश्किल से मुश्किल सबक भी याद हो जाता है। मिस बेनिश की आवाज़ बहुत प्यारी है। अक्सर अयान उनसे सवाल करते हैं तो वो गौर से सुनती हैं और किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो सब्र और मोहब्बत के साथ दोबारा समझाती हैं। इसी तरह फिजा की भी नटखट बातें मिस बेनिश को बहुत हंसाती हैं। उसके बाद पूरी क्लास हंसने लग जाती हैं। मिस बेनिश के पढ़ाने की वजह से हमारी क्लास पूरे स्कूल में सबसे आगे है। हर टीचर और प्रिंसिपल हमारी तारीफ करते हैं। बच्चे उन्हें ना सिर्फ एक टीचर बल्कि एक रोल मॉडल समझते हैं। एक मरतबा हमारी क्लास ने आर्ट्स का एक प्रोजेक्ट बनाया जो मिस बेनिश की मदद से स्कूल का बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हुआ। हम सब ने उनका शुक्रिया अदा किया और मिस बेनिश ने हमें कहा, मुझे फ़ख्र है तुम सब पर। मिस बेनिश की मोहब्बत और मेहनत ने हमें ये सिखाया है कि अच्छे टीचर वो होते हैं जो सिर्फ सबक नहीं, जिंदगी का असूल भी सिखाते हैं। पहाड़ों के बीचों बीच एक खूबसूरत वादी जिसे लोग वादी नूर कहते थे। सब्जा पहाड़ और बहते चश्मे उसकी खूबसूरती को बढ़ाते थे। वादी नूर के दरमियान एक छोटा सा लकड़ी का घर था जहाँ फिजा अपने दादा और दादी के साथ रहती थी। इस घर में बहुत बड़ा बागीचा भी था जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे। ये घर सादगी और सुकून का नमूना था जहाँ सब प्यार और मोहब्बत से रहा करते थे। हर सुबह फिजा दादाजी के साथ बाग में जाती, पौधों को पानी देती और हर तरफ फूल देखकर खुश होती। दादी फरजाना जब बावर्ची खाने में नाश्ता बनाती तो फिजा उनके छोटे छोटे कामों में मदद करती। कभी दादी को आटा गूंदने में मदद देती, कभी सब्जी काटने में और कभी चाय के लिए पानी गर्म करती। एक दिन दादी जी की प्यारी बकरी अचानक गुम हो गई, जिससे पूरा घर परेशान हो गया। फिजा और दादाजी ने गाँव के हर कोने में बकरी को तलाश किया। आखिरकार फिजा ने कई घंटों की तलाश के बाद बकरी को एक खेत में ढूंढ लिया, जिसमें पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। उस रात दादाजी ने फिजा को एक बहादुर लड़के की कहानी सुनाई जिसमें दूसरों की मदद करने की अहमियत बयान की। रात के खाने के बाद जब सब लोग दादाजी के पास बैठे तो दादाजी कस्बे की पुरानी रिवायात, अपने बचपन के वाकयात और दिलचस्प देवमाली कहानियां सुनाते, जिन्हें फिजा बड़े शौक से सुनती थी। एक दिन दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनको आराम की जरूरत थी। फिजा ने दादाजी का खास ख्याल रखा और उनके बागीचे का भी खास ख्याल रखा। दादाजी के ठीक होने के बाद फिजा अपने दोस्तों के साथ मेले में चली गई, जहां उन्होंने खूब मस्ती किया और खूब मजे किए। फिजा ने खूब झूले लिए जिसमें उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मोहब्बत और मदद की मिसाल, फिजा का दादा दादी के साथ मोहब्बत का ये रिश्ता कस्बे के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। दूर दराज इलाके में एक साफ पानी वाली झील मौजूद थी जहां सारी मछलियां आपस में दोस्त थीं। उनमें खतीजा, आयजा, ईमान, अंजार, उमैमा और बिस्मा शामिल थे। खतीजा सुर्ख रंग की मछली थी, आयजा नीले रंग की, ईमान सुनहरी रंग की, अंजार सफ़ेद रंग की, उमैमा जामनी रंग की और बिस्मा गुलाबी रंग की मछली थी। ये सब मछलियाँ एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। उनकी झील बहुत साफ थी जहाँ पानी की रोशनी मछलियों के रंगों को मज़ीद निखार देती थी। वो सब एक दूसरे के साथ खेलती, मिलकर स्विमिंग करती और झील के खूबसूरत कोने तलाश करती।
उस झील में हुज़ैफा भी मौजूद था जो सारी मछलियों की हिफाजत करता था। ये सब मछलियाँ एक दूसरे की मदद करती। इनकी कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं बल्कि झील से मोहब्बत और उसकी हिफाजत की भी है। उन्होंने सिखाया कि अगर हम मिलजुल कर रहें और अपनी दुनिया की खूबसूरती का ख्याल रखें तो ज़िंदगी निहायत खुशगवार हो सकती है। साफ सुथरे और खूबसूरत फार्म हाउस में बहुत सारी मुर्गियाँ रहती थीं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं। एक दिन अचानक बारिश हो गई। मुर्गियां खुश होकर अपने पंखों को खोलकर बारिश की बूंदों में नहाने बाहर निकल आईं। इसी दौरान एक बलू भी आया जो हमेशा शहद खाता रहता था और जब उसने मुर्गियों को बारिश में रक्स करते देखा तो वो भी खुश हो गया। टॉमी और डॉनी भी इस फार्म हाउस में मौजूद थे जो मुर्गियों को ज्यादा दूर जाने से रोकते थे ताकि वो उदास न हो। टॉमी एंड डॉनी हमेशा मुर्गियों के करीब लेकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते ताकि वो फारिग वक्त में बोर ना हो। फार्म में बहुत सारी गायें भी थीं जिनका रंग स्याह, भूरा और सफ़ेद था। वो हमेशा घास खाकर फार्म के कोने में सुकून से बैठती या फिर फार्म हाउस घूमती रहती थी। इस फार्म हाउस की सबसे अहम शख्सियत एक सफ़ेद बिल्ली थी जो साफ सुथरी रहती थी, सब जानवरों से दोस्ती करती थी और अपने आप को हमेशा उसने साफ रखा। उसकी सफ़ेदी बारिश में और भी चमक उठती थी। ये सब जानवर एक दूसरे के साथ रहते थे और इन्होंने कहा कि कुदरत की खूबसूरती में खुशी तलाश करनी चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए। दोस्ती और मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत है। और इन्होंने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए मोहब्बत और दोस्ती से ज़्यादा सफाई में ताकत है। ये एक खूबसूरत दिन था। सूरज चमक रहा था, परिंदे चहचहा रहे थे। डकी अपने घर के बागीचे में बैठा अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। उसे अपने दोस्त मिकी का फ़ोन आया। मिकी ने पुरजोश लहजे में पूछा, डकी क्या तुम तैयार हो? डकी ने हैरानी से जवाब दिया, किस चीज़ के लिए? मिकी ने कहा, एक खजाने की तलाश के लिए। मुझे एक पुराना नक्शा मिला है जो एक छुपे हुए खजाने की तरफ इशारा करता है। ये सुनते ही डकी का जोश बढ़ गया। वो फौरन तैयार हो गया और अपने दोस्त गिफी के साथ मिकी से मिलने रवाना हो गया। जब सब दोस्त मिल गए तो मिकी ने नक्शा खोला। नक्शे पर वो समझाने लगा, जहाँ एक झील, जंगल और पहाड़ दिखाया। मिकी ने कहा कि खजाना इस पहाड़ के करीब दफन है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। तीनों ने मिलकर सफर शुरू किया। झील पर पहुंचने के बाद उन्हें कश्ती की जरूरत पड़ी, लेकिन कश्ती का मालिक छुट्टी पर था। डकी ने चालाकी से एक पुरानी कश्ती ठीक की और सबको नदी के पार ले गया। नक्शे के मुताबिक नदी के पार एक जंगल आया जहां बड़े बंदर मौजूद थे और वो बहुत शरारती थे। एक बंदर ने नक्शा छीन लिया। डकी ने बड़ी होशियारी से बंदर से नक्शा वापस ले लिया। जंगल में आगे उन्होंने देखा कि एक शेरनी दरख्त के नीचे आराम कर रही थी। शेरनी से डरते हुए वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि आगे उन्होंने देखा एक चूहा जो कि एक बहुत बड़े शेर को किड्नी किंगडम की कहानियां सुना के हंसा रहा था। नक्शे के मुताबिक वो जंगल से निकलते ही एक पहाड़ के करीब पहुंचे जहां बहुत तेज हवा चल रही थी। डकी ने हिम्मत नहीं हारी और सबको हौसला देते हुए पहाड़ पर चढ़ने में मदद की। पहाड़ पर चढ़ते ही उन्होंने देखा कि वहां पर भी कुछ जानवर थे जिनमें हाथी और 2 हिरन भी थे जो आपस में बात कर रहे थे। उनको देखते हुए वो आगे बढ़े। आखिरकार वो उस मकाम पर पहुंच गए जहां नक्शे के मुताबिक खजाना दफन था। उन्होंने वहां पर खुदाई शुरू की और जल्द ही एक पुराना संदूक मिला। संदूक खोलने पर अंदर सोने के सिक्के, कीमती जवाहरात और एक नोट मिला। नोट पे लिखा था, जो लोग मेहनत और दोस्ती की कदर करते हैं उनके लिए ये इनाम है। डकी, मिकी और गिफी खुशी से उछल पड़े। उन्होंने फैसला किया कि ये खजाना सब दोस्तों में बांट देंगे और बाकी रकम से एक तफरीही पार्क बनाएंगे जहां सब बच्चे आकर खेलेंगे। तफरीही पार्क बनाने का फैसला करने के बाद डिकी, मिकी और गिफी ने काम शुरू कर दिया। उन्होंने मजदूरों को बुलाया, बेहतरीन सामान खरीदा और दिल और जान से पार्क को डिजाइन किया। पार्क को रंग बिरंगे झूलों, स्लाइड्स, घूमने वाले झूले, गाड़ियां और रंग बिरंगी ट्रेन की सवारी से सजाया गया। कुछ ही दिनों में इफ्तिताह का शानदार दिन आया और चारों तरफ से बच्चे अपने वालिदैन के साथ पार्क में जमा हो गए। डकी, मिकी और गिफी ने फखर के साथ पार्क के दाखिली दरवाजे के सामने खड़े हो गए। डकी ने सुनहरी कैंची थाम रखी थी और सुर्ख रिबन काटते हुए पार्क का इफ्तिताह किया। हर तरफ खुशी के नारे बुलंद हो गए, आसमान में रंगीन गुब्बारे छोड़े गए। पार्क में हर तरफ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। तो वहीं डिफी ने भी बच्चों का दिल मोलने के लिए अपनी मज़ाहिया हरकतें की। शाम को पार्क जगमगाती रोशनियों के साथ चमक रहा था। सबने मिलकर आइसक्रीम खाई और खूब मजा किया। डकी, मिकी और डिफी का ये दिन हंसी, खुशी और मजीद
सफर के वादों के साथ खत्म हुआ। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी रोजी रोटी कमाता था। अली बाबा मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके पास बेशकीमती खजाने से भरे हुए थैले भी थे। डाकुओं का सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने आया और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, चट्टान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और एक गार का रास्ता जाहिर हो गया। डाकू अपने खजाने लेकर गार के अंदर चले गए और कुछ देर के बाद खाली हाथ वापस आ गए। सरदार ने दोबारा कहा, बंद हो जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा ने ये सब हैरत से देखा और दिल में सोचा कि ये गार जरूर खजाने से भरी हुई है। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा दरख्त के पीछे से निकला और गार के पास पहुंचा। उसने वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम, और गार का दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होकर अली बाबा ने देखा कि वहाँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती अशिया के अंबार लगे हुए हैं। अली बाबा ने जल्दी से अपनी बोरी में कुछ खजाना डाला और गार से बाहर आ गया। अली बाबा ने अपने भाई कासिम को भी ये राज बताया। कासिम ज्यादा लालची था, वो भी खजाने के लालच में गार पहुंच गया। लेकिन जब वो अपना लालच काबू ना रख सका और ज्यादा खजाना जमा करने लगा तो वो गार से निकलने में देर कर बैठा, जहां डाकू वापस आ गए और उसे वहीं मार डाला। अली बाबा को जब अपने भाई की मौत की खबर मिली तो वो बहुत अफसोस में मुब्तला हो गया, लेकिन वो समझ गया कि लालच बहुत बुरी बला है। अली बाबा ने एहतियात के साथ खजाने का इस्तेमाल किया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। वहीं दूसरी तरफ डाकू अली बाबा को तलाश करने में नाकाम रहे। उन्होंने कई बार गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, लेकिन अली बाबा हमेशा चालाकी और होशियारी से खुद को छुपाने में कामयाब रहा। डाकुओं को गांव में आता देख अली बाबा ने सारा सोना मटके में छुपा दिया और मटकों को तेल से भर दिया, जिससे डाकुओं को कुछ न मिला और वो वहां से चले गए। यूं अली बाबा ने अपनी दानिशमंदी और ईमानदारी की वजह से न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों की मदद करके गांव में इज्जत भी कमाई। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि ईमानदारी और अक्ल से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। अली बाबा एक गरीब लकड़हारा था जो एक गांव में रहता था। जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी रोजी रोटी कमाता था। अली बाबा मेहनती और ईमानदार आदमी था, लेकिन वो बहुत गरीब था। एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसने घोड़ों की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से एक बड़े दरख्त के पीछे छुप गया। कुछ ही देर में उसने देखा कि 40 डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनके पास बेशकीमती खजाने से भरे हुए थैले भी थे। डाकुओं का सरदार एक बड़ी चट्टान के सामने आया और बुलंद आवाज में बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उसने ये अल्फाज कहे, चट्टान 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और एक गार का रास्ता जाहिर हो गया। डाकू अपने खजाने लेकर गार के अंदर चले गए और कुछ देर के बाद खाली हाथ वापस आ गए। सरदार ने दोबारा कहा, बंद हो जा सिम सिम, और चट्टान फिर से बंद हो गई। अली बाबा ने ये सब हैरत से देखा और दिल में सोचा कि ये गार जरूर खजाने से भरी हुई है। डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा दरख्त के पीछे से निकला और गार के पास पहुंचा। उसने वही अल्फाज दोहराए, खुल जा सिम सिम, और गार का दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल होकर अली बाबा ने देखा कि वहाँ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती अशिया के अंबार लगे हुए हैं। अली बाबा ने जल्दी से अपनी बोरी में कुछ खजाना डाला और गार से बाहर आ गया। अली बाबा ने अपने भाई कासिम को भी ये राज बताया। कासिम ज्यादा लालची था, वो भी खजाने के लालच में गार पहुंच गया। लेकिन जब वो अपना लालच काबू ना रख सका और ज्यादा खजाना जमा करने लगा तो वो गार से निकलने में देर कर बैठा, जहां डाकू वापस आ गए और उसे वहीं मार डाला।
अली बाबा को जब अपने भाई की मौत की खबर मिली तो वो बहुत अफसोस में मुब्तला हो गया, लेकिन वो समझ गया कि लालच बहुत बुरी बला है। अली बाबा ने एहतियात के साथ खजाने का इस्तेमाल किया और गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। वहीं दूसरी तरफ डाकू अली बाबा को तलाश करने में नाकाम रहे। उन्होंने कई बार गार के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, लेकिन अली बाबा हमेशा चालाकी और होशियारी से खुद को छुपाने में कामयाब रहा। डाकुओं को गांव में आता देख अली बाबा ने सारा सोना मटके में छुपा दिया और मटकों को तेल से भर दिया, जिससे डाकुओं को कुछ न मिला और वो वहां से चले गए। यूं अली बाबा ने अपनी दानिशमंदी और ईमानदारी की वजह से न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों की मदद करके गांव में इज्जत भी कमाई। लालच बुरी बला है। लालच इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि ईमानदारी और अक्ल से मुश्किलात का सामना किया जा सकता है। साफ सुथरे और खूबसूरत फार्म हाउस में बहुत सारी मुर्गियां रहती थीं, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। एक दिन अचानक बारिश हो गई। मुर्गियां खुश होकर अपने पंखों को खोलकर बारिश की बूंदों में नहाने बाहर निकल आईं। इसी दौरान एक बलू भी आया जो हमेशा शहद खाता रहता था, और जब उसने मुर्गियों को बारिश में रक्स करते देखा तो वो भी खुश हो गया। टॉमी और डॉनी भी इस फार्म हाउस में मौजूद थे, जो मुर्गियों को ज्यादा दूर जाने से रोकते थे ताकि वो उदास न हो। टॉमी एंड डॉनी हमेशा मुर्गियों के करीब रहकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते ताकि वो फारिग वक्त में बोर न हो। फार्म में बहुत सारी गायें भी थीं, जिनका रंग स्याह, भूरा और सफ़ेद था। वो हमेशा घास खाकर फार्म के कोने में सुकून से बैठती या फिर फार्म हाउस घूमती रहती थी। इस फार्म हाउस की सबसे अहम शख्सियत एक सफ़ेद बिल्ली थी, जो साफ सुथरी रहती थी, सब जानवरों से दोस्ती करती थी और अपने आप को हमेशा उसने साफ रखा। उसकी सफ़ेदी बारिश में और भी चमक उठती थी। ये सब जानवर एक दूसरे के साथ रहते थे और इन्होंने कहा कि कुदरत की खूबसूरती में खुशी तलाश करनी चाहिए, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए। दोस्ती और मोहब्बत में सबसे बड़ी ताकत है। और इन्होंने कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। दूर दराज इलाके में एक साफ पानी वाली झील मौजूद थी, जहाँ सारी मछलियाँ आपस में दोस्त थीं। उनमें खतीजा, आयजा, ईमान, अंजार, उमैमा और बिस्मा शामिल थे। खतीजा सुर्ख रंग की मछली थी, आयजा नीले रंग की, ईमान सुनहरी रंग की, अंजार सफ़ेद रंग की, उमैमा जामनी रंग की और बिस्मा गुलाबी रंग की मछली थी। ये सब मछलियाँ एक दूसरे की बेहतरीन दोस्त थीं। उनकी झील बहुत साफ थी, जहाँ पानी की रोशनी मछलियों के रंगों को मज़ीद निखार देती थी। वो सब एक दूसरे के साथ खेलती, मिलकर स्विमिंग करती और झील के खूबसूरत कोने तलाश करती। उस झील में हुज़ैफा भी मौजूद था, जो सारी मछलियों की हिफाजत करता था। ये सब मछलियाँ एक दूसरे की मदद करती। इनकी कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि झील से मोहब्बत और उसकी हिफाजत की भी है। उन्होंने सिखाया कि अगर हम मिलजुल कर रहें और अपनी दुनिया की खूबसूरती का ख्याल रखें तो ज़िंदगी निहायत खुशगवार हो सकती है। आज बात करते हैं सोना स्कूल की मिस बीनिश की, जो एक ऐसी टीचर हैं सबके दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक रोशनी का चिराग है। मिस बीनिश के पढ़ाने का अंदाज इतना बेहतरीन है कि सभी बच्चे उनकी क्लास का इंतज़ार करते हैं। मिस बीनिश की क्लास शुरू होते ही वो हमें एक ऐसी कहानी सुनाती हैं या कोई ऐसी मिसाल देती हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। उनके पढ़ाने का तरीका इतना आसान और समझने लायक होता है कि मुश्किल से मुश्किल सबक भी याद हो जाता है। मिस बीनिश की आवाज़ बहुत प्यारी है। अक्सर अयान उनसे सवाल करते हैं तो वो गौर से सुनती हैं, और किसी बच्चे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो सब्र और मोहब्बत के साथ दोबारा समझाती हैं। इसी तरह फिजा की भी नटखट बातें मिस बीनिश को बहुत हंसाती हैं। उसके बाद पूरी क्लास हंसने लग जाती हैं। मिस बीनिश के पढ़ाने की वजह से हमारी क्लास पूरे स्कूल में सबसे आगे है। हर टीचर और प्रिंसिपल हमारी तारीफ करते हैं। बच्चे उन्हें ना सिर्फ एक टीचर बल्कि एक रोल मॉडल समझते हैं। एक मरतबा हमारी क्लास ने आर्ट्स का एक प्रोजेक्ट बनाया, जो मिस बीनिश की मदद से स्कूल का बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हुआ। हम सब ने उनका शुक्रिया अदा किया और मिस बीनिश ने हमें कहा, मुझे फ़ख्र है तुम सब पर। मिस बीनिश की मोहब्बत और मेहनत ने हमें ये सिखाया है कि अच्छे टीचर वो होते हैं जो सिर्फ सबक नहीं, जिंदगी का असूल भी सिखाते हैं।
स्कूल के प्रिंसिपल ने एक दिन ऐलान किया कि तमाम बच्चे सफारी पार्क की सैर को जाएंगे। सब बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अगले दिन सुबह सवेरे हम स्कूल के सामने जमा हुए। वहाँ एक बड़ी ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम सब ने खुशी खुशी ट्रेन में बैठकर छुक छुक की आवाज़ के साथ सफ़र शुरू किया। ट्रेन की खिड़कियों से बाहर खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे थे, सरसब्ज खेत, ऊंचे पहाड़ और परिंदे। हम सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। बच्चों ने रास्ते भर गाने गाए, चिप्स खाए और हंसी मजाक किया। तकरीबन 2 घंटे के बाद ट्रेन एक बहुत बड़े सफारी पार्क के करीब रुकी। हमने वहां उतरकर टिकट खरीदी और अंदर दाखिल हुए। सफारी पार्क में सबसे पहले हमें कुछ पुराने जानवरों की नुमाइश दिखाई गई। वहां डायनासोर के बड़े बड़े मुजस्समे थे जो इतने हकीकी लग रहे थे कि कुछ बच्चे डर भी गए। लेकिन जब सर ने हमें समझाया कि ये मसनूई हैं, तब हम सब हंसने लगे। हमने जीप पर बैठकर सफारी पार्क का पूरा चक्कर लगाया। वहाँ शेर, हाथी, जिराफा और रंग बिरंगे परिंदे थे। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जब हम डायनासोर के एक सेक्शन में पहुँचे। एक जगह बहुत बड़ा टी-रेक्स खड़ा था जिसका मुंह बहुत बड़ा खुला हुआ था और वो धार रहा था। उसके करीब जाना यानी वाकई बहुत मज़ेदार था। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो हम एक खुली जगह पर बैठ गए जहां हमारे असातिज़ा ने खाने के लिए सामान निकाला। बिरयानी, जूस और फ्रूट सब ने मिलकर खाए। खाने के बाद कुछ बच्चों ने झूला झूला, कुछ ने फुटबॉल खेला और कुछ ने तस्वीर खींची। ट्रेन में वापसी का सफ़र भी बहुत दिलचस्प था। हम सब थके हुए थे लेकिन खुशी से भरे हुए थे। स्कूल पहुंचकर जब हम अपने वालिदैन के साथ घर वापस जा रहे थे तो उनको सारी कहानी सुनाई। ये दिन हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा क्योंकि हमने ना सिर्फ मज़े किए बल्कि बहुत कुछ सीखा भी।